तो कल की क्लास में हमने क्या बात किया था कि मानचित्र प्रक्षेप क्या होता है, और कई सारे छोटी छोटी चीज़ें भी सीखे थे। वृत्त और गोला क्या है, 2D 3D क्या होता है, एक परिभाषा भी लिखाए थे मानचित्र प्रक्षेप की। आज उसी में आगे बात करेंगे। तो आज हम लोग कुछ मानचित्र भूगोल के जो हैं विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं किसकी, मैप प्रोजेक्शन मानचित्र प्रक्षेप की। तो पहले उसको देखेंगे, फिर देखेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होता है, अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और फिर उसके बाद मानचित्र प्रक्षेप का वर्गीकरण करेंगे, है ना। तो कल हम मानचित्र प्रक्षेप आपको क्या बताए थे कि जो पृथ्वी है उसको हम ग्लोब पे दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ग्लोब को हर जगह ले जाना आसान काम नहीं है। तो हम उसको समतल कागज पर दिखाने के लिए ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनी हैं उन्हीं का क्या करते हैं, प्रतिबिंब लेते हैं, है ना, उन्हीं को प्रक्षेप कहते हैं, है ना। मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी पर हैं उनको समतल कागज पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी 3 डायमेंशन में है, त्रिविमीय है, 3D है। कागज कैसा है, द्विविमीय है, 2D है। तो 3D से 2D में जो है प्रक्षेप किया जाता है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि जिससे कि हमको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है ना, और एक जगह से दूसरे जगह पर मानचित्र को ले जाना भी क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। बड़ा ग्लोब बनाना उतना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इसमें मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषाएं आज देखेंगे। मानचित्र प्रक्षेप की परिभाषाएं, ठीक है। इसमें एक शब्द है रेखा जाल, पहले उसको समझिए। रेखा जाल क्या है, रेखा जाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल रेखा जाल क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि जैसे ये ग्लोब है, आप अक्षांश देशांतर रेखाएं थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। इस ग्लोब पर ये विषुवत रेखा है जो बीचों बीच जाती है, और इसके समानांतर जो ऐसे ऐसे रेखाएं खींची होती हैं इनको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और ऐसे ऐसे जो रेखाएं खड़ी खड़ी हैं उनको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। इतना तो जानते हैं। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये ग्लोब पे हैं। जब इनको समतल कागज पे आप प्रक्षेप करते हैं, जब इनको समतल कागज पे आप प्राप्त करते हैं, है ना, उकेरते हैं, वो विधियां अलग अलग हैं, वो सीखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। तो जब ये अक्षांश देशांतर रेखाएं जो अभी ग्लोब पे हैं इनको आप एक समतल कागज पर क्या करते हैं, मान लीजिए ये कागज है, इस कागज पर आपने यहाँ के अक्षांश रेखाओं को, यहाँ देशांतर को दिखा दिया। तो जब इस पर आप दिखाएंगे तो कुछ रेखाएं बनेंगी। तो समतल कागज पर कुछ आपको ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसी रेखाएं होंगी, कुछ ऐसी रेखाएं होंगी, होंगी कि नहीं समतल कागज। तो यही जो रेखाओं का जाल है जो कि प्रक्षेप के द्वारा मिलता है समतल कागज पर, उसी को क्या कहते हैं, रेखा जाल कहते हैं, ग्रेटिक्यूल कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ग्रेटिक्यूल क्या होता है, ठीक है ना। मतलब ग्लोब से जब आप समतल कागज पर प्रक्षेप करते हैं तो जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको समतल कागज पर मिलती हैं उन्हीं के जाल को क्या कहते हैं, रेखा जाल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो उनके अनुसार मानचित्रवेत्ता के अनुसार परिभाषाएं हैं, उसको लिखिए। पहले मानचित्रवेत्ता हैं J.A. स्टीयर्स, उनका नाम है J.A. स्टीयर्स, J. स्टीयर्स नाम लिख लीजिए। इनके अनुसार परिभाषा लिखेंगे J. स्टीयर्स। इन्होंने क्या कहा है, क्या होता है मानचित्र प्रक्षेप, तो लिखिए J. स्टीयर्स के अनुसार, J. स्टीयर्स के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप, J. स्टीयर्स के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप
ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को, ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की, समतल कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है, एक विधि है। मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। लिख लिए, कल भी यही बताए थे। सामान्य सी परिभाषा है, सबको रटा हुआ होना चाहिए। समझ में तो आ गया है तो याद भी तो होना चाहिए, है ना? क्योंकि एग्जामिनर जब आपसे पूछता है मानचित्र प्रक्षेप क्या है, तो या तो आप उसको समझाइए कि पृथ्वी एक ग्लोब की तरह है, उसी ग्लोब पे जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनको समतल कागज पर प्रदर्शित करना ही मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। वही इन्होंने भी कहा है, वही कहा है ना। अगला जो जिन्होंने परिभाषा है, जिनको हमको पढ़ना मतलब पता हो, दो परिभाषाएं लिखा दे रहे हैं। इरविन रेज, क्या नाम है इनका? इरविन रेज। इनके अनुसार मानचित्र की भी परिभाषा आप पढ़े होंगे जब पढ़ाए थे पहली दूसरी क्लास में। लिखिए, इनके अनुसार इरविन रेज, इन्होंने भी दिया है परिभाषा। तो लिखिए इनके अनुसार, इरविन रेज के अनुसार, इरविन रेज के अनुसार अक्षांश व देशांतर रेखाओं का, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का कोई व्यवस्थित क्रम, अक्षांश व देशांतर रेखाओं का कोई व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके, जिस पर मानचित्र बनाया जा सके, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कोई व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो इनके कहने का भी मतलब वही है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को व्यवस्थित, व्यवस्थित शब्द का मतलब समझिए, मतलब एक सिस्टम में हो, ये नहीं कि कहीं से भी अक्षांश देशांतर रेखाएं खींच दें आप। तो एक व्यवस्थित क्रम में हो जिससे कि आप मानचित्र बना सकें। मतलब ग्लोब की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनको आप जैसे हैं उसी तरीके में प्रक्षेपित कीजिए, कागज पर उतारिए। जब ये जैसे इस पे हैं लगभग उसी तरह जब कागज पे आप उतारेंगे तभी न सही मैप बनेगा। वही इस परिभाषा में कहा गया है कि अक्षांश देशांतर रेखाओं का व्यवस्थित क्रम जिससे कि एक मानचित्र बनाया जा सके, मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। दो परिभाषाएं हो गई, ठीक है। इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं को कम से कम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कभी भी पढ़ेंगे, कोई भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपसे कभी भी पूछ सकता है मानचित्र प्रक्षेप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला बिंदु पे हम जो बात करने जा रहे हैं वह है कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्या है। कल भी इस पे थोड़ा सा बात किए थे, फिर से थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो मानचित्र प्रक्षेप है इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है हमको, क्यों हमको ये पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हमको पढ़ने की ज़रूरत है, क्यों पढ़ रहे हैं? फालतू का है अपना समय और बात कर रहे हैं। तो ज़रूरत होगी तब न पढ़ रहे हैं भूगोल में, तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो पढ़ने की ज़रूरत ये है कि हमने पृथ्वी, हमको पता है पृथ्वी लगभग गोलाकार है, हालांकि वो अंडाकार है ना, लेकिन जियोइड जैसे कह रहे हो, लेकिन हम मानते हैं उसको है गोलाकार है, मान लेते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। और उसी का एक छोटा रूप हम ग्लोब पे बना के दिखाते हैं, ठीक है। ग्लोब है ये ग्लोब है, आप लोग जानते हैं इसको। इसमें सारे ही लोकेशन हैं, छोटे रूप में है। लेकिन समस्या ये है कि आप इसको हर जगह ले नहीं जा सकते। आपको अगर कहीं घर ले जाना है तो इसके लिए अलग से बैग चाहिए, है ना। अब अगर कागज़ पे मैप है तो उसको कहीं भी कॉपी में डाल लिया, जेब में डाल लिया, कहीं भी जा रहे हैं, तो ये एक तो कैरी करने में जो है दिक्कत है। दूसरा,
इसका जो बड़ा सा आकार है ना, ठीक है। तो इस कारण से जो है प्रक्षेप की आवश्यकता महसूस होती है कि भाई समतल कागज पर रहेगा, आराम से जो है कैरी कर लेंगे। और जो मानचित्र प्रक्षेप है, जो पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या आपको बताए हैं 6371 किलोमीटर, बहुत अच्छा है ना। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना बता रहे थे आपको, है ना। पृथ्वी लगभग अगर गोलाकार है, मान लेते हैं, तो पृथ्वी का केंद्र होगा कहीं, है ना। तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा कौन सी रेखा होती है, जो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है, बताए हैं। आप ये बताइए, मान लीजिए कोई वृत्त है, कल बताए थे वृत्त क्या होता है। मान लेते हैं ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त में क्या होता है, सबसे पहले तो एक केंद्र होता है, बीचों बीच केंद्र होता है वृत्त का कि नहीं, उसी केंद्र से तो आप एक वो लेकर के ऐसे वृत्त खींचते हैं, ठीक है। और इस वृत्त के केंद्र से ये इसकी क्या है, परिधि है। इस परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये त्रिज्या कहते हैं। इतनी दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, जिसको आर से दिखाते हैं, है ना। एक और इसमें चीज होता है कि वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं को आप लीजिए। एक बिंदु मान लीजिए ए है, एक बिंदु यहाँ पे क्या है, बी है, और इन दोनों को मिला दीजिए तो एक रेखा ये भी बन रही है। इसको क्या कहते हैं, जीवा। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। व्यास अलग चीज है, अभी बताएंगे। इसको क्या कहते हैं, जीवा। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। इसको क्या कहते हैं, परिधि। और ये क्या बनाए हैं, वृत्त। तो वृत्त में जो वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा है उसको त्रिज्या, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको जीवा। ठीक है, तो ये बताइए, यहां पे केंद्र है ना, एक बिंदु यहां पे हो सकता है C और एक बिंदु यहां पे हो सकता है D, और ये जो C और D रेखा खींचे जो कि केंद्र से होके जाए। कहां से होके जाए, केंद्र से होके जाए। तो जो दो वृत्त पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर जाती है वह भी एक क्या होती है, जीवा होती है। लेकिन वो वृत्त पर सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा। जैसे वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, है ना। रेखाखंड, रेखा नहीं रेखाखंड होगा वह। ऐसे ही यह भी तो एक जीवा ही हुई क्योंकि दो बिंदुओं को मिला रही, लेकिन यह केंद्र से होकर जा रही है और यह सबसे बड़ी होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और यह जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है। कैसे दुगुना होता है, जैसे देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी त्रिज्या ही कहलाएगी ना। इतना त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या, यहां से भी यहां तक की दूरी तो त्रिज्या कहलाएगी। तो ये आर हुआ, ये आर हुआ, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2r हो गया। उसी को व्यास कहते हैं। ठीक है, अब व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा है। अब जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे ना, यह एक जीवा है, ये एक जीवा है, कई सारी जीवा, लेकिन जैसे ही आप इधर जाएंगे तो इनकी लंबाई क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ऐसा ही पृथ्वी पर ही होता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी पर है सबसे बीचों बीच जो गुजरती है उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है ना। और ये विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है मैं आपको बताता हूँ। ये कितनी है, ये लंबाई है लगभग 12,786 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये पृथ्वी पर जो विषुवत रेखी क्या है, व्यास, उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय व्यास,
12,756 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, विषुवत रेखीय व्यास 12,756 नहीं 56। अब अगर एक वृत्त जैसे ये वाला वृत्त बनाए हैं, ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या सेम है तो अगर आप यहाँ से चाहे खींचिए और चाहे यहाँ से एक खींचिए जो कि इसके केंद्र से होके जाए, दोनों की दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पूर्णतः वृत्त या गोले की तरह नहीं है ना, वो लगभग जियोइड है, मतलब अंडाकार थोड़ा सा है, ऊपर ऊपर चपटा भी है ना, बीच में उभरा हुआ है, जैसे यहाँ पे उभार है, इधर इधर चपटा है ना, तो एकदम से पृथ्वी गोला नहीं है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हर जगह एक ही नहीं है, इस वृत्त में त्रिज्या हर जगह एक है। इसीलिए आप इस बिंदु से अगर व्यास खींचिए या इस बिंदु से व्यास खींचिए बराबर आएगा, लेकिन जब यहाँ से खींच रहे हैं ये, तो विषुवत रेखीय व्यास इतना है। अब यहाँ से भी तो एक खींच सकते हैं ध्रुवों से, मान लीजिए नॉर्थ यहाँ है और यहाँ पे क्या है? साउथ है, तो इस नॉर्थ साउथ को भी तो मिलाते हुए खींच सकते हैं, ये केंद्र से ही जाएगा। तो ये जो नॉर्थ साउथ से खींचा है आपने, अगर पृथ्वी की त्रिज्या समान होती, पृथ्वी गोलाकार होती, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये वाला कम है। और वो कम कितना है? उसका दूरी जो है नहीं वो कम ही है, 12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ध्रुवीय व्यास। और इसकी दूरी कितनी है? 12,714 किलोमीटर। तो विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों में समझ में आया क्या क्यों फर्क है? क्योंकि पृथ्वी एकदम गोलाकार नहीं है, इसलिए जो विषुवत रेखा वाला है ज़्यादा लंबा है और ये क्या है? कम लंबा है। दोनों ही व्यास ही हैं, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से होकर के लगभग माना जाता है कि जा रही है। ठीक है, तो मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी त्रिविमीय है, 3D में है, और उसको 2D में दिखाने के लिए हमको मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। 3D से 2D में जब दिखाते हैं तो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, उन्हीं को कम से कम करने के लिए मानचित्र प्रक्षेप की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आवश्यकता हो गया। और ये कुछ कॉन्सेप्ट हुआ कि कैसे पृथ्वी पर विषुवत रेखीय व्यास विषुवत रेखा पर ज़्यादा लंबा है और ध्रुवों पर कम है। दूसरे तरफ अगर कोई वृत्त है तो उसमें ऐसा नहीं होता है, दोनों व्यास चाहे आप इधर से खींचिए चाहे इधर से बराबर। अब हम लोग थोड़ा अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे बात करेंगे कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम अक्षांश पे बात करेंगे। इस चित्र की जरूरत है, आप फिर से बना लीजिए इसको, मैं तो मिटा के बना लूंगा। तो हम अभी पढ़ेंगे अक्षांश और अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीजें हैं, अक्षांश और अक्षांश रेखाएं। दोनों में अंतर समझते हैं? किसी को पता है कि दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं पता है? बताए तो हैं कई बार। चलिए नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। तो ये पृथ्वी बनाए हैं, मान लीजिए वैसी ही है। पृथ्वी का केंद्र है,
है। यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से मिलाती हुई जो रेखा जाती है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि कोई रेखा है, ये यहाँ से ए है, इधर जा रही है, यह रेखा जो है खुद के साथ, यह रेखा है, ये खुद के साथ कितना कोण बना रही है? कितना? खुद के साथ कितना कोण बना रही है? 180, 0 डिग्री। खुद के साथ कितना कोण बना रही है? 0 डिग्री। कोण कैसे मापा जाता है? कोण मापना होता, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई लाइन होती तो आप ऐसे कोण मापते हैं, ऐसे ही मापते हैं ना। 180 का मतलब ऐसे इधर कोई और रेखा हो, तब आप यहाँ से पूरा ऐसे मापेंगे तो 180 आएगा। लेकिन यहाँ पे इस रेखा खुद के साथ कितना कोण बनाती है? 0 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो इतना दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि इस विषुवत रेखा पर यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, इसी रेखा पर, इसी रेखा पर यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, उसको ए नाम दे दिया। तो ये ए बिंदु पर कितना एंगल बनेगा? विषुवत रेखा पर, उसी रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा है, जैसे ये रेखा है, इसी पे यहाँ पे एक बिंदु स्थित है ये, तो कितना कोण बनाएगा इस रेखा पर? 0 ही, जैसे अभी बताएं। क्योंकि यह बिंदु इसी रेखा पर स्थित है और उसी रेखा पर कोण भी माप रहे हैं, तो कितना एंगल बनेगा? 0। तो ये जो केंद्र है पृथ्वी का, उससे कितना एंगल बन रहा है? विषुवत रेखा पर बिंदु ए स्थित है, 0, ठीक है। दूसरा बिंदु लेते हैं यहाँ पे बी, ठीक है, बी है, ये पृथ्वी का केंद्र है जिसको ओ मान लेते हैं। तो बी और पृथ्वी के केंद्र के बीच क्या कोण बनेगा? वो कोण बनेगा कुछ इस तरीके से, ये। तो ये जो कोण होगा बी ओ ए, कोण क्या होगा? बी ओ ए, ठीक है। यह कोण है, इसको मान लेते हैं कितना है ये? 35 डिग्री। कितना है ये? 35 डिग्री मान लिया हमने। पृथ्वी पर कोई बिंदु था बी, उसको हमने पृथ्वी के केंद्र से मापा, कोण कितना आया? 35 डिग्री। तो ये जो बिंदु है बी, जो कि पृथ्वी के परिधि पे स्थित है ना, पृथ्वी गोला है तो गोले के बाहरी भाग पे स्थित है, सतह पे स्थित है, उस पर कोण कितना बन रहा है? 35 डिग्री। तो यह जो 35 डिग्री का कोण बन रहा है, यही क्या है? अक्षांश है। पृथ्वी के सतह पर स्थित कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु, वह पृथ्वी के केंद्र पर जितना कोण बनाता है, पृथ्वी के केंद्र पर जितना कोण बनाता है, वही उसका अक्षांश है। अक्षांश रेखा नहीं, क्या है? अक्षांश है, ठीक है ना। तो अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु पर, पृथ्वी के सतह पर कोई बिंदु स्थित है, उसकी जो कोणीय दूरी है वही क्या है? अक्षांश। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इस विषुवत रेखा के लिख लीजिए अक्षांश क्या है, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे। विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर एवं दक्षिण नापी गई विभिन्न बिंदुओं की कोणीय दूरियां, नापी गई विभिन्न बिंदुओं की कोणीय दूरियां अक्षांश कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं, लैटिट्यूड, ठीक है। मतलब जैसे अभी हम आपको बताए थे, विषुवत रेखा के उत्तर को क्या कहते हैं? उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो जो परिभाषा लिखे हैं उसमें क्या कहा है कि विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित किसी भी बिंदु से
जो केंद्र से जो कोण बनता है, जो कोणीय दूरी है उस बिंदु की, उसका क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश समझ में आया? अब पृथ्वी के केंद्र से जैसे इस बिंदु पे कितना बना? 35 डिग्री। तो ऐसे ही और बिंदु होंगे जिन पे कितना डिग्री बन रहा होगा कोण? 35 डिग्री। इस 35 डिग्री को क्या कहेंगे? 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या कहेंगे? उत्तरी। क्यों कहेंगे उत्तरी? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही अगर इधर स्थित होता तो क्या कहते? दक्षिणी कहते, है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी, दक्षिणी में होगा तो दक्षिणी। अब यह जो बिंदु B है, यह पृथ्वी के केंद्र से कितना कोण बना रहा है? 35 डिग्री का। तो उत्तरी गोलार्ध में ही कुछ और बिंदु होंगे जो कितना कोण बना रहे होंगे? 35 डिग्री। तो मान लेते हैं वो कुछ ऐसे हैं। ये बिंदु वो हैं जो कि कितना कोण बना रहे हैं? 35 डिग्री का। कहाँ से बना रहे हैं? केंद्र से। सारे बिंदु तो सारे ही 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और जब आप इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, मैंने इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया, अब ये क्या हो गई? रेखा हो गई। अब कहेंगे 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। बात समझ में आई कि नहीं? अक्षांश क्या है? वह केंद्र से कितना, वह बिंदु केंद्र से कितना डिग्री का कोण बना रहा है। जब उन्हीं समान कोणीय दूरी वाले बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है ना। तो अक्षांश रेखा और अक्षांश में ये फर्क है। ठीक है। अब आपको पता है कि आप इस विषुवत रेखा के समांतर कई सारी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। और जो ध्रुव है, जैसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं 90 डिग्री उत्तरी, तो जो ध्रुव है वह ध्रुव रेखा नहीं है, वो ध्रुव क्या है? एक बिंदु है, अक्षांश बिंदु है। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ध्रुव पे कोई रेखा नहीं है क्योंकि वो एक बिंदु है। ठीक है ना। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये पृथ्वी के केंद्र से कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का। ऐसे ही दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, वह बिंदु है, अक्षांश है, वह अक्षांश रेखा नहीं है। ठीक है। और इसके बीच में आप कितनी भी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं जो कि इसके समांतर होती हैं। ठीक है। फिर अक्षांश रेखा जो होती है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। पहली विशेषता यह है कि अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर है। इसके समांतर है ना, ये सब समांतर हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? क्या होती है? दो समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कि कितना भी उनको आगे बढ़ाते जाएं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अनंत बढ़ाते जाइए नहीं काटेंगी एक दूसरे को। और किन्हीं भी बिंदु पर उनके बीच की जो दूरी है हमेशा क्या होगी? वो बराबर होगी। वही समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी खींचते जाइए और दक्षिणी गोलार्ध में भी खींचती जाइए। ठीक है। मतलब दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं और उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। ठीक है। अगला जो विषुवत रेखा की अक्षांश रेखा है ना, वो सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। विषुवत रेखा पे जो अक्षांश रेखा होती है वो सबसे बड़ी होती है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाते जाएंगे या दक्षिण की ओर जाते जाएंगे, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई क्या होती जाती है? घटती जाती है, घटती जाती है ना। जैसे यहाँ देखिए ये सबसे बड़ी है तो यहाँ वाली सबसे छोटी है ना। और ध्रुव तक आते आते बिंदु बस बचता है। तो जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। ठीक है। और एक इसमें विशेषता यह है कि पृथ्वी पर स्थित उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दीजिए। उत्तरी ध्रुव
और दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दीजिए तो कोई भी बिंदु जो होगा पृथ्वी पर वह किसी न किसी अक्षांश रेखा पर क्या होगा, स्थित होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ विशेषताएं हैं अक्षांश रेखा की। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं कि देशांतर क्या होता है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लीजिएगा, पढ़ेंगे तब ना डाउट होगा, बिना पढ़े डाउट होगा ही नहीं। देशांतर और देशांतर रेखा, देशांतर और देशांतर रेखा। ठीक है, तो वैसे ही चित्र बनाएंगे। पहले पृथ्वी का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो जब देशांतर रेखा खींचने की बात आई तो ये हुआ कि देशांतर कहाँ से खींचा जाए भाई, है ना। तो पृथ्वी का केंद्र है, तो देशांतर जब खींचने की बात आई तो बहुत देश कहे कि कहाँ से खींचा जाए, कहाँ से। तो एक सम्मेलन हुआ 1884 में। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में एक स्थान है ग्रीनविच। कौन सा स्थान है? ग्रीनविच। ग्रीनविच रेखा आप नाम सुने होंगे। तो जो ब्रिटेन में 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ये गोला एकदम नहीं बना है। तो जो ब्रिटेन में 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और ब्रिटेन में एक स्थान है ग्रीनविच। तो वहाँ सर्वसम्मत से कहा गया कि ये जो ग्रीनविच स्थान है, यहाँ से जो रेखा गुजर रही है, वो रेखा मान लीजिए यहाँ से अगर गुजर रही, ब्रिटेन इधर है कहीं, तो यहाँ से जो ग्रीनविच रेखा गुजर रही है, इसी को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं इसको? 0 डिग्री का देशांतर कहते हैं। और इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा या प्रधान देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। ठीक है, अब जब ये ग्रीनविच रेखा है तो इसके अनुसार आप इसको अगर 0 मान लिए तो इसके जो इधर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इधर क्या कहलाएगा? ये इधर क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध। और इधर क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, क्योंकि ये बीचों बीच विभाजित कर दिया है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहाँ पे एक विषुवत रेखा भी गुजर रही है बीचों बीच। ठीक है, गुजर रही कि नहीं? तो इस देशांतर से विषुवत रेखा पर कोई भी बिंदु जो कितना कोण बना रहा होगा, है ना, देशांतर मतलब केंद्र ही मानिए, तो इस देशांतर रेखा से जो विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है ना, इस पे कोई भी बिंदु लीजिए। जैसे ए बिंदु लिया हम, है ना, ए बिंदु लिया। अब इस ए बिंदु को कहाँ पे मिला दीजिए आप? उत्तरी ध्रुव से और किससे? दक्षिणी ध्रुव से मिला दिया। ऐसे ही यहाँ पे बी बिंदु लिया, बी को भी उत्तरी ध्रुव से मिलाया और दक्षिणी ध्रुव से मिलाया। तो ये जो प्रधान देशांतर रेखा है, इसके समानांतर विषुवत रेखा पर स्थित बिंदुओं को जब आप ध्रुवों से मिला देते हैं, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, तो वो देशांतर रेखाएं खींचती जाती हैं। मतलब कि प्रधान देशांतर रेखा है, ठीक है, और विषुवत रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला दीजिए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, क्योंकि सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव पे मिलती हैं और सारी देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनी होती हैं, ऐसे।
सारी एक जगह जाके मिलती रहती हैं। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे सारी देशांतर रेखाएं मिल गई, यहाँ पे मिल गई। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये एक समानांतर नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे को काट दे रही है ना यहाँ पे। ठीक है ना, तो देशांतर रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाओं की परिभाषा लिख लीजिए। प्रधान देशांतर के पूर्व एवं पश्चिम, प्रधान देशांतर के पूर्व एवं पश्चिम विषुवत रेखा पर विभिन्न बिंदुओं की कोणीय दूरियां देशांतर, विभिन्न बिंदुओं की कोणीय दूरियां देशांतर तथा उन बिंदुओं को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखाएं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो सिंपल सा है कि प्रधान विषुवत रेखा, प्रधान देशांतर रेखा है। प्रधान देशांतर रेखा से विषुवत रेखा पर जो बिंदु कोई कोण बना रहा है, ठीक है, तो जो भी कोण बन रहा होगा उसको देशांतर कहेंगे, और उन कोण वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। पृथ्वी अपने केंद्र से कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं, 180 देशांतर रेखाएं पूरब में और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम में खींची जा सकती हैं। ठीक है, और 180 देशांतर रेखा जो है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। ठीक है, ये तो समय रेखा है ना, इससे समय को देखा जाता है ना। ग्रीनविच रेखा क्या है? समय रेखा है। ठीक है ना, इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो है। लेकिन जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट, इससे डेट निर्धारित होता है। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं हैं, जल्दी से देख लेते हैं देशांतर रेखाओं की। तो पहली बात कि सभी देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? दूसरी विशेषता है कि जो विषुवत रेखा होती है, ये विषुवत रेखा है ना, जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी ऐसे, ठीक है, तो इन 2 अक्षांश रेखाएं जो हैं, जैसे मान लीजिए ये एक अक्षांश रेखा है और एक है देशांतर रेखा है। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ना, जो खींची गई हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच में जो मैक्सिमम दूरी होती है, जैसे जैसे देख रहे होंगे यहाँ से इधर जा रही हैं तो उनके बीच की दूरी घटती जा रही है ना। यहाँ पे विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगला, ये जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ये सब उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं? मिलती हैं। सारी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं? मिलती हैं। अगला विशेषता क्या है? ये जो देशांतर रेखाएं हैं, है ना, ये जो विषुवत रेखा है इसको किस पे काटती हैं? समकोण पे काटती हैं। किस पे काटती हैं? समकोण पे काटती हैं। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी थी। पढ़िएगा इसको, कन्फ्यूजन हो तो फिर से वीडियो आएगा, देख लीजिएगा, है ना, और कुछ डाउट